1893 की बात है। ब्रिटेन और रशिया के बीच ग्रेट गेम चल रहा था और अंग्रेज किसी भी कीमत पर रशिया को भारत तक पहुंचने से रोकना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारत और रूस के बीच अफगानिस्तान को एक बफर जोन बनाने की सोची और इसके लिए अपने एक ऑफिसर सर हेनरी डुरंड को अफगानिस्तान भेजा। यहाँ आकर वो अफगान किंग अब्दुल रहमान खान से मिले। किंग ने डुरंड का खूब वेलकम किया और दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत भारत और अफगानिस्तान के बीच एक बाउंड्री लाइन खींची गई, जिसे हेनरी डुरंड के नाम पर डूरिंग लाइन कहा गया। ये लाइन आज भी दोनों देशों के बीच एग्जिस्ट करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये भारत और अफगानिस्तान नहीं, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है और इसी वजह से ये दोनों देश जंग पर उतर आए हैं। क्योंकि अफगानिस्तान डूरंड लाइन को नहीं मानता। वो कहता है कि एक हाइपोथेटिकल लाइन है, माने काल्पनिक सीमा है, जिसे अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाया था। अफगानिस्तान का ये कहना सही भी है, क्योंकि अंग्रेजों ने हर बार की तरह इस बार भी एक आड़ी टेढ़ी बाउंड्री लाइन खींची थी, जो पश्तून और बलोच इलाकों से गुजरती थी। इसी वजह से इन ट्राइब्स के लोग बंट गए और बंटे भी ऐसे कि परिवार के परिवार बिछड़ गए। इसीलिए अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन को कभी नहीं माना। हालांकि ये पाकिस्तान के फायदे में थी, इसलिए उसे लगा कि जब तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बना लेगा तो वो उससे डूरंड लाइन को मान्यता दिलवा देगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। तालिबान ने ना सिर्फ डूरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि टीटीपी को भी अपना फुल सपोर्ट दिया। टीटीपी माने तहरीक तालिबान। कहते हैं कि 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कई लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में आकर छिप गए। इन्होंने यहाँ पर अलग अलग ग्रुप बना लिए, जिनमें से 13 गुटों को एक करके 2007 में बैतुल्ला महसूद ने तहरीक तालिबान बनाया। टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए था क्योंकि 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था। जिसके बाद टीटीपी ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस्लाम के खिलाफ माना। उसने 6 से 7 हजार लड़ाकों को भर्ती किया और पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए। देखते ही देखते टीटीपी पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन गया। पाकिस्तान ने एलिगेशन लगाए कि टीटीपी के टेररिस्ट उसके यहाँ अटैक करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं, इसीलिए वो अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक करने लगा। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में कई हमले किए। लेकिन अब 2025 में मामला तब बिगड़ा जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की इस हरकत का करारा जवाब दिया। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक किए और उसके कई सैनिक मार गिराए। इसी के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गया और सपोर्ट लेने के लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद से अफगानिस्तान और भारत के बीच रिश्तों की एक फ्रेश शुरुआत हुई। भारत ने अफगानिस्तान का फुल सपोर्ट किया, जिसके पीछे का एक कारण भारत का दोस्ताना व्यवहार तो था ही, एक और रीजन था 106 किलोमीटर लंबा वो बॉर्डर जो भारत अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन भारत और अफगानिस्तान भी बॉर्डर शेयर करते हैं, जो वखान कॉरिडोर के किनारे हैं। आज इसका कंट्रोल इंडिया के पास नहीं है, क्योंकि ये उस कश्मीर में है जिसे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, माने पीओके में है। और ये स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर भारत को इसका कंट्रोल मिल जाए तो हमारे लिए रूस, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया और यूरोप तक के मार्केट खुल जाएंगे। भारत अफगानिस्तान का ये बॉर्डर दुनिया के कई देशों के लिए एक गेटवे का काम करता है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ये लड़ाई भारत के लिए एक अच्छा मौका है इस बॉर्डर पर फिर से कंट्रोल करने का, या कहें कि पीओके वापस लेने का। इस बार अफगानिस्तान भी भारत के साथ है और पाकिस्तान दोनों को ही कोस रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स इतने कॉम्प्लेक्स है कि उसकी अपने पड़ोसियों से कभी बनती ही नहीं। जैसा टग ऑफ वॉर उसका अफगानिस्तान के साथ है, वैसा ही भारत के साथ भी है। लेकिन अगर कुछ एक देशों को छोड़ दे तो भारत के अपने 11 नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन काफी अच्छे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत सिर्फ 6 या 7 नहीं, बल्कि 11 देशों के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन ये बॉर्डर बने कैसे? हर एक बॉर्डर के बनने के पीछे की कहानी क्या है, किस बॉर्डर को कौन सी फोर्स संभालती है और कौन सा बॉर्डर कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सीमाओं की। लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आप ये जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? दोस्तों, ये दीवार है वॉल ऑफ कुंभलगढ़, जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना माने चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। ये चौड़ी इतनी है कि चीन की दीवार पर सिर्फ 5 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, लेकिन कुंभलगढ़ की दीवार पर
10 घोड़े एक साथ दौड़ लगा सकते हैं। दोस्तों, कुंभलगढ़ राजस्थान के 6 सबसे फेमस और बड़े किलों में से एक है। लेकिन सवाल ये आता है कि उस दौर में इतने बड़े बड़े किले बनते कैसे थे, क्योंकि ना तो तब कोई क्रेन थी, ना कोई मशीन थी। फिर किसने इतने भारी भरकम पत्थर उठाकर ऊपर पहुंचाए, और किन लोगों ने राजस्थान के ये बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाए? इन सभी सवालों का जवाब हम लाए हैं हमारे मेंबर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी में। दोस्तों, इसी तरह की अलग अलग स्टोरीज हम बैक टू बैक लेकर आ रहे हैं हमारे मेंबर्स के लिए, जिन्हें देखने के लिए आप भी हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं और भारत के अलग अलग बॉर्डर्स की कहानियों को डिटेल में समझते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर हिंदुकुश माउंटेन रेंज से घिरा है काबुल। यह शहर काबुल रिवर के कोस्ट पर एक नैरो वैली में बसा है, जहां पर मेनली पश्तून लोग रहते हैं। बरसों पहले इनकी आबादी अनडिवाइडेड इंडिया और अफगानिस्तान के एक बड़े एरिया में फैली थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इन दोनों देशों के बीच डुरंड लाइन खींची तो पश्तून बंट गए। 1947 तक ये भारत और अफगानिस्तान में थे, लेकिन जब पार्टीशन के बाद एक नया देश पाकिस्तान बना तो पश्तूनों के इलाके पाकिस्तान को मिल गए। माने डुरंड लाइन को लेकर जो डिस्प्यूट भारत और अफगानिस्तान में था वो अब पाकिस्तान के गले पड़ गया, और इसी वजह से इन देशों का झगड़ा शुरू हो गया। हालांकि इस बाउंड्री के ऊपर 106 किलोमीटर लंबा वो बॉर्डर है जो भारत का है, लेकिन हालात ये है कि भारत के ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। यहाँ तक कि संसद में एक नेताजी ने पूछ भी लिया था कि अफगानिस्तान के साथ भला हम कौन सा बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन असल में कश्मीर अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, जिसे इंडिया ऑफिशियली क्लेम भी करता है। अगर इसका कंट्रोल इंडिया को मिल जाए तो इंडिया की पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी खत्म हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक भारत और सेंट्रल एशिया के बीच जमीन वाले रूट से कनेक्शन नहीं है, इसीलिए भारत को पाकिस्तान पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन पीओके के मिलते ही ना सिर्फ ये बॉर्डर हमारा होगा, बल्कि सेंट्रल एशिया के पूरे मार्केट का एक्सेस भी इंडिया को मिल जाएगा। ये बात है साल 1914 की। सिंध और कच्छ दोनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन दोनों के बीच बनगंगा को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, जिसे अंग्रेजों ने बाद में सर क्रीक का नाम दिया। क्रीक का मतलब होता है समंदर में मौजूद एक खाड़ी। ये इतनी कम चौड़ी होती है कि इसमें शिप नहीं चल सकते। सर क्रीक पतली तो थी ही, इसमें काफी सारा दलदल भी भरा था। ये 96 किलोमीटर लंबी थी, जिस पर सिंध के राजा और कच्छ के महाराव दोनों ही अपना कंट्रोल चाहते थे। दोनों के लिए सर क्रीक इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये अरेबियन सी से जुड़ा था। ऊपर से इसके नीचे मिनरल्स, ऑयल और गैस के भंडार थे। वहीं यहाँ के पानी में थे फिश, इसीलिए दोनों तरफ के मछुआरे यहाँ मछली पकड़ने आते थे। कहते हैं कि लंबे वक्त तक जब मामला सुलझा नहीं, तब सिंध के राजा और कच्छ के महाराव दोनों ही ब्रिटिशर्स के पास पहुंचे। ब्रिटिशर्स ने सर क्रीक का सर्वे करवाया, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने एक प्रस्ताव जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि सर क्रीक दलदल है, जहां से शिप तो जा नहीं सकते, इसीलिए इसका बॉर्डर बीच में से नहीं बल्कि ईस्टर्न बैंक से तय होगा। अब इस ऐलान के बाद सर क्रीक का पूरा एरिया सिंध में चला गया और आजादी के बाद पाकिस्तान में। लेकिन ऑफिशियली सर क्रीक पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर लॉ और यूनाइटेड नेशन के समुद्री कानून पर संधि यानी कि यूएनसीएलओ के रूल कुछ और ही कह रहे थे। दोस्तों, इनमें एक प्रिंसिपल है थालवेग, जो कहता है कि अगर कोई रिवर या खाड़ी दो कंट्रीज के बीच है तो उसका बॉर्डर बीच में से तय होगा। अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से सर क्रीक भारत को मिल गया, लेकिन इसी वजह से पाकिस्तान इंडिया से भिड़ गया। पाकिस्तान का कहना है कि सर क्रीक नॉन नेविगेबल है, यानी यहाँ जहाज नहीं चल सकते। ये एक दलदली जमीन है, इसलिए इस पर यूएनसीएलओ के प्रिंसिपल लागू नहीं होते। वहीं भारत कहता है कि यहाँ पर टाइड्स माने ज्वार आते हैं, जिस वजह से इस एरिया का नेचर बदलता रहता है। कभी यहाँ पर दलदल हो जाता है तो कभी इतना पानी हो जाता है कि शिप भी गुजर सकते हैं। इसलिए इस पर यूएनसीएलओ के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, जो इसे इंडिया का पार्ट बनाते हैं। कहते हैं कि बंटवारे के बाद 1947 में ही सर क्रीक का डिस्प्यूट शुरू हो गया था,
जिसे सुलझाने के लिए अपने अपने दावों के साथ भारत और पाकिस्तान दोनों UNCLOs पहुंचे, जिसके बाद एक ट्रिब्यूनल बना और इस इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने सरक्रीक का बंटवारा किया। कहते हैं कि इस पार्टीशन में भारत को 90% जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 10% एरिया मिला। लेकिन इस 10% एरिया को भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 2008 में हुए मुंबई हमले के आतंकी भी सरक्रीक के बॉर्डर से ही भारत में घुसे थे। वहीं अब पाकिस्तान यहां अपने चेक पोस्ट का नंबर बढ़ा रहा है ताकि इस इलाके पर वो अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग कर सके। यही वजह रही कि जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कच्छ गए तो उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी, अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। दोस्तों, सरक्रीक एक दलदली इलाका है जहां पेट्रोलिंग करना आसान नहीं है। यहाँ सांप, बिच्छू जैसे जानलेवा जानवर है। ऊपर से ये हर मौसम में शिफ्ट करती रहती है, लेकिन फिर भी भारत की सेनाओं को यहाँ अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि ये बॉर्डर इंडिया के बाकी मैरीटाइम बॉर्डर्स की तरह फ्रेंडली नहीं है। हालांकि फ्रेंडली तो पाकिस्तान के साथ किसी भी बॉर्डर को नहीं कहा जा सकता। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के ऑफिशियल फिगर कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान 3232 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। इनमें पीओके और अक्साई चीन भी हैं, जिन पर भारत का कंट्रोल फिलहाल नहीं है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, लेकिन असल में इसे क्या कहा जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बात किस एरिया की हो रही है। हिस्ट्री से शुरू करें तो आपको पता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए अंग्रेजों ने एक ब्रिटिश लॉयर सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया था। अब रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन बने और आड़े टेढ़े लाइनें खींचकर दोनों देशों का बंटवारा कर दिया। उन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम रेडक्लिफ लाइन पड़ा, जो गुजरात, राजस्थान और पंजाब को पाकिस्तान से अलग करती थी। ये लाइन ईस्ट पाकिस्तान पर भी थी, लेकिन कश्मीर पर नहीं, क्योंकि तब तक कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था जहां की बाउंड्री रेडक्लिफ ने नहीं बनाई थी। इसीलिए जब कश्मीर ने भारत में विलय का ऐलान किया, तब पाकिस्तान ने वहां पर कबायली हमला करवाकर कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से ही बाउंड्री चेंज हो गई। लेकिन असली इंटरनेशनल बॉर्डर ये था। दोस्तों, कश्मीर के झगड़े को लेकर 1949 में भारत और पाकिस्तान UN पहुंचे। तब UN ने दोनों देशों में सीज फायर करवाया और उससे जो लाइन बनी उसे सीज फायर लाइन नाम दिया। लेकिन 1971 में हुए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें सीज फायर लाइन का नाम बदलकर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC रख दिया गया। इसी LOC पर फिलहाल दो मेजर डिस्प्यूट है, जिसमें से पहला है POK को लेकर और दूसरा है अक्साई चीन को लेकर। POK, इसमें कश्मीर का वो इलाका आता है जो बेहद खूबसूरत है। इनमें एक गिलगिट बाल्टिस्तान भी है। पाकिस्तान ने कश्मीर के इन हिस्सों को जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया था और यहाँ अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए उसने एक चाल चली। उसने चीन को ट्रांस कराकोरम ट्रैक्ट गिफ्ट कर दिया। 5300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये ट्रैक्ट ऑफिशियली कभी पाकिस्तान का था ही नहीं। फिर भी पाकिस्तान और चीन ने 1963 में सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट किया, जिसके तहत पाकिस्तान ने ट्रांस कराकोरम ट्रैक्ट चीन को दे दिया। बदले में चीन ने गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का इलाका मान लिया और इस तरह दोनों देशों ने एक नया इंटरनेशनल बॉर्डर बना लिया। हालांकि भारत अब भी POK और ट्रांस कराकोरम को अपना मानता है और इसी वजह से इन्हें भारत के नक्शे में दिखाया जाता है। हालांकि यहीं पर एक और बॉर्डर है जो दुनिया के हाईएस्ट बैटल ग्राउंड पर पड़ता है। ये बॉर्डर है AGPL यानी कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जिसे बनाने के लिए इंडिया ने चलाया ऑपरेशन मेघदूत। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर ईस्टर्न कराकोरम और हिमालयन रेंज में 23,000 फीट की हाइट पर है सियाचिन। 75 किलोमीटर लंबे और 10,000 स्क्वायर फीट में फैले इस ग्लेशियर पर टेम्परेचर -30 डिग्री से कम ही रहता है। यहाँ इतनी भयंकर ठंड रहती है कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। इसीलिए 1972 तक भारत और पाकिस्तान ने इस बॉर्डर पर कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इसी साल अमेरिका ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स में सियाचिन को पाकिस्तान के मैप में दिखा दिया। वहीं इंडियन सीक्रेट एजेंसी रो को ये खबर मिली कि पाकिस्तान जर्मनी से स्पेशल क्लॉथ इंपोर्ट कर रहा है जो कड़ाके की ठंड में भी यूज हो सके। एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने अपनी बुक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 to 2020 में लिखा है
कि पाकिस्तान ने 1983 की सर्दियों में बिलाफोल्ड ला पर कंट्रोल करने के लिए मशीन गन और मोर्टार से लैस अपने कुछ सोल्जर्स सियाचिन भेजे थे, लेकिन बेहद ठंड होने के कारण उन्हें वापस बुलाना पड़ा। तब पाकिस्तान ने उन्हें मई में सियाचिन भेजना तय किया और इसी के लिए जनरल जिया उल हक स्कार्दू में पाकिस्तान की एक बटालियन बुर्जिल फोर्स को सियाचिन में रहने की ट्रेनिंग दिलवा रहे थे। माने पाकिस्तान पूरी तैयारी में था, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही इंडियन आर्मी ने सियाचिन की तरफ मोर्चा खोल दिया। 13 अप्रैल 1984 की वो सुबह थी जब भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर्स ने सियाचिन के लिए उड़ान भरी, जिनमें कैप्टन संजय कुलकर्णी और उनके 27 साथी मौजूद थे। इन्हें सियाचिन में बिलाफोल्ड ला के पास उतारा जाना था, लेकिन वहां पर कोई हेलीपैड ही नहीं था। इसीलिए नीचे उतरने से पहले उन्होंने 25 किलो की एक आटे की बोरी गिराकर ये चेक किया कि बर्फ टाइट है या सॉफ्ट। बर्फ हार्ड थी, इसीलिए सोल्जर्स बर्फ पर कूद गए, लेकिन वहां इतनी भयानक हवाएं चल रही थी कि कुछ देख पाना भी मुश्किल था। फिर भी इंडियन सोल्जर्स ने वहां पोस्ट बनाई। सियाचिन में एक मेन दिक्कत खाना बनाना था। कहते हैं कि चावल पकाने के लिए भी 21 सीटियां लगवानी पड़ती थी। भयानक ठंड के कारण सोल्जर्स की स्किन काली पड़ गई। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन्हें इंसोमेनिया होने लगा। वो प्रोटीन डाइट पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी सियाचिन की ठंड हर दिन किसी न किसी को निगल जाती थी। इधर सबसे बड़ी दिक्कत जान गंवाने वाले सैनिकों की डेड बॉडी को मेनलैंड तक पहुंचाने की भी थी। इससे जुड़ा एक किस्सा नितिन गोखले अपनी बुक बियॉन्ड एनजे 9842 द सियाचिन सागा में बताते हैं। वो लिखते हैं कि एक बार HPI बीमारी के कारण एक गोरखा सैनिक की जान चली गई। तब उसके साथी उसके शव को हेलीपैड तक लेकर आए, लेकिन हेलीकॉप्टर इतने बिजी थे कि उसके शव को नीचे ले जाया ही नहीं जा सका। ऐसे में वो गोरखा सैनिक अपने साथी के शव को वापस ले गए और अगले दिन फिर लेकर आए। कहते हैं कि करीब 20 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और 20 रातों तक गोरखा सैनिकों को अपने साथी का शव अपने साथ अपने बंकर में रखना पड़ा, जिसका असर ये हुआ कि ये लोग हेलुसिनेशन माने कि मति भ्रम का शिकार हो गए और अपने मरे हुए साथी को भी जिंदा मानने लगे। वो उसके लिए बेड बनाते, वो उसके लिए खाना भी अलग रखने लगे। जब ये बात उनके सीनियर्स को पता चली, तब उन्हें समझ में आया कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने तुरंत डेड बॉडीज को P1 यानी कि प्रेफरेंस 1 घोषित करवाया, जिसके बाद शव को तुरंत नीचे भेजा गया। लेकिन ये काम भी आसान नहीं था, क्योंकि सियाचिन की ठंड में डेड बॉडी पत्थर बन जाती थी। ऐसे में उन्हें डैमेज करना पड़ता था। माने आप सोच सकते हैं कि हालात कितने खराब होंगे वहां, लेकिन फिर भी हमारे जवानों ने मोर्चा नहीं छोड़ा। नतीजा ये रहा कि जब पाकिस्तान की आर्मी सियाचिन पहुंची तो भारत की सेना वहां पहले से ही मुस्तैद थी। 25 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान की बुर्जिल फोर्स ने भारत पर हमला करके हमारी आर्मी को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन बदले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये ऑपरेशन था मेघदूत, जिसमें भारत ने सियाचिन को फतेह किया और 1987 में ऑपरेशन राजीव चलाकर आसपास के एरिया को भी कैप्चर कर लिया। इस तरह सियाचिन भारत का हो गया, जो अगर गलती से भी पाकिस्तान को मिल जाता तो भारत के दो दुश्मन चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर एक हो जाते। दोस्तों, चाइना के साथ भारत 3088 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है, जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से भी बड़ा है। लेकिन चाइना के साथ भारत के बाउंड्री डिस्प्यूट शुरू कैसे हुए, इसकी कहानी भी इतिहास में छिपी है। भारत और चीन के बीच ब्रिटिशर्स के जमाने से ही कभी भी आपसी सहमति से बॉर्डर डिसाइड नहीं हो सके, लेकिन रशिया को रोकने के लिए जाने से पहले अंग्रेजों ने भारत और चीन के बीच 3 बाउंड्री लाइंस बनाई, जिनमें पहली थी अर्धाग जॉनसन लाइन, जो कश्मीर की नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री थी। इसे विलियम जॉनसन ने खींचा था, जो यहाँ सर्वे करने आए थे, और जॉन चार्ल्स अर्धाग ने इसे मान्यता दी थी। इसी वजह से इसे अर्धाग जॉनसन लाइन नाम दिया गया, जो चाइना के शिनजियांग और तिब्बत को टच करती थी। इस बाउंड्री को बनाने के पीछे ब्रिटिशर्स की फॉरवर्ड स्कूल की सोच थी, जिसके मुताबिक बाउंड्री को जितना हो सके फॉरवर्ड रखा जाना चाहिए, ताकि तेजी से फैलते रशियन एम्पायर के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाया जा सके। वहीं दूसरी थी मैकार्टनी मैकडोनल लाइन, जिसे ब्रिटिश ऑफिसर क्लाउड मैकडोनल ने 1899 में खींचा था। ये अक्साई चीन और चाइना को अलग करती थी, लेकिन चाइना ने इसे कभी भी नहीं माना। वहीं थर्ड लाइन थी मैकमोहन लाइन, जिसे 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने खींचा था। ये लाइन तिब्बत और भारत को अलग करती थी और शिमला कन्वेंशन में दोनों देशों ने इसे माना भी था। लेकिन जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो उसने इस लाइन को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि एक वक्त वो भी था जब भारत को चाइना ने खुद बाउंड्री सेट करने के लिए इनवाइट किया था,
लेकिन तब भारत सरकार ने इसे सीरियसली नहीं लिया, जिसका नतीजा ये रहा कि 1962 में इंडिया पर अटैक करके चाइना ने अक्साई चीन तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तिब्बत से भागकर बहुत से रिफ्यूजीज इंडिया आए। इन्हीं लोगों को मिलाकर भारत सरकार ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनाई। आज यही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस चाइना से लगने वाले भारत के बॉर्डर पर पहरा देते हैं। भारत और चीन के बीच LAC यानी कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल लद्दाख में भारत और चाइना ऑक्यूपाइड पार्ट को अलग करती है, लेकिन चीन अलग रहता नहीं है, बल्कि वो इंडिया के दो दोस्तों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिनमें पहला है नेपाल और दूसरा है भूटान। ये बात 18वीं सदी की है। नेपाल के गोरखा राजाओं को नजरबंद करके नेपाल के राणा वहां का रूल संभाल रहे थे। राणा जानते थे कि शांति से राज करने के लिए अंग्रेजों से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ सुगोली की संधि की, जिसे फ्लैग ट्रीटी भी कहते हैं। इस संधि के तहत नेपाल ने अपने कुछ हिस्से अंग्रेजों को ट्रेड के लिए दे दिए। बदले में अंग्रेजों ने नेपाल के राणाओं को पूरा समर्थन देने का वादा किया। हालांकि शर्त ये थी कि नेपाल के विदेशी मामलों को अंग्रेज हैंडल करेंगे और राणा भी इसके लिए तैयार थे। अब ब्रिटिशर्स का साथ मिलने से वो आराम से नेपाल पर रूल करते रहे, लेकिन सवाल ये आता है कि अंग्रेजों ने नेपाल के साथ संधि क्यों की? क्यों नहीं उन्होंने पूरे के पूरे नेपाल पर कब्जा कर लिया? तो दोस्तों, इसका जवाब है एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि विस्तारवादी सोच। अंग्रेज और नेपाल दोनों ही इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। नेपाल के पास बहुत ही ताकतवर गोरखा आर्मी थी, जो लगातार अलग अलग इलाकों को जीतकर नेपाल का विस्तार करती जा रही थी। अब ये आर्मी नीचे अवध तक पहुंचना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज तो पूरे के पूरे भारत पर ही कब्जा कर चुके थे और ये ऊपर तिब्बत तक पहुंचना चाहते थे। कहते हैं कि गोरखा आर्मी की वजह से अंग्रेज तिब्बत तक नहीं पहुंच पाए और अंग्रेजों की वजह से नेपाल अवध तक नहीं फैल पाया। तब दोनों को समझ आया कि लड़ने में कोई फायदा नहीं है और दोनों मिलकर रूल करने लगे। इससे अंग्रेजों को ट्रेड रूट मिल गए और नेपाल के राणाओं को अंग्रेजों का सपोर्ट मिल गया। यही कारण था कि नेपाल हमेशा आजाद रहा और 1947 में उसने आजाद भारत के साथ अपना बॉर्डर सेट कर लिया। कहते हैं कि दोनों देशों ने वो ही बॉर्डर माने जो 1816 में हुई सुगोली की संधि में तय किए गए थे। इस बॉर्डर की लंबाई 1751 किलोमीटर की थी और ये एक ओपन बॉर्डर था, जिसमें दोनों देशों के लोग आसानी से एक दूसरे की कंट्री में आ जा सकते थे। इसीलिए भारत और नेपाल के बॉर्डर को पोरस बॉर्डर भी कहा जाता है, जिस पर कभी कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं हुआ। लेकिन हाल ही के सालों में कालापानी, लिपू लेक और सुस्ता रीजन को लेकर दोनों देशों में खींचतान सामने आई। कालापानी नॉर्थ वेस्ट नेपाल में 35 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक छोटा सा एरिया है, जो इंडिया नेपाल चाइना ट्राई जंक्शन के पास है। वहीं दूसरा एरिया सुस्ता है, जो साउथ नेपाल का एक छोटा सा इलाका है। ये बॉर्डर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स को मार्क करते हैं और इन इलाकों पर खुलकर कभी भी भारत और नेपाल ने बात नहीं की। लेकिन कुछ सालों पहले नेपाल ने अचानक संविधान संशोधन करके इन्हें अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारत और नेपाल में अनबन शुरू हो गई। लेकिन हाल ही के हालात देखे जाएं तो नेपाल के अपने लोगों ने, उनकी अपनी यूथ ने वहां की सरकार को उखाड़ फेंका है और अब जो सरकार वहां है उसके साथ भारत के अच्छे टर्म्स हैं। माने अब दोनों दोस्तों के बीच रिलेशन फिर अच्छे हो गए हैं। वैसे अच्छे रिश्ते तो भारत और भूटान के भी हैं, तभी तो भूटान के लिए इंडिया ने चाइना से पंगा ले लिया। दोस्तों, भूटान और भारत 699 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं और ये बॉर्डर इतना फ्रेंडली है कि एक वक्त पर भारत के लोग भूटान में रहा करते थे बिना किसी टेंशन के। बरसों पहले भूटान भी भारत का पार्ट था और इतिहास बताता है कि अंग्रेजों ने सिंचुला और पुंखा में भूटान के साथ 2 संधियां करके ये बॉर्डर तय किया था। 2006 में भूटान और भारत ने बॉर्डर फिर से रिमार्क किए और आज यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल के जवान पहरा देते हैं। ये इकलौता बॉर्डर है जिस पर दोनों देशों के बीच कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, लेकिन पंगा तब खड़ा हुआ जब चाइना ने यहाँ इंटरफेयर किया। दरअसल चाइना भूटान के डोकलाम में रोड बना रहा था और भूटान की आर्मी उसे रोक नहीं पाई। लेकिन जब इंडियन आर्मी ने यह देखा तो हमारी सेना ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने चाइना के बुलडोजर के आगे अपना बुलडोजर लगाया, उनके बुलडोजर की चाबियां निकाली और आसपास अपने जवानों को खड़ा कर दिया, जिसके बाद चीन के सैनिक वहां से भाग छूटे और फाइनली इंडिया ने चाइना को डोकलाम में सड़क बनाने से रोक लिया। दोस्तों, उस वक्त ये बोल्ड एक्शन लेने वाले थे लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह, जिनकी जांबाजी से जुड़ी इसी तरह की कहानियों पर हाल ही में मैंने पॉडकास्ट किया है। हमारे इस पॉडकास्ट में आपको दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी।
इसीलिए आप इस पॉडकास्ट को जरूर देखें और कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपको कैसा लगा। खैर, अब टॉपिक पर वापस आते हैं और चलते हैं इंडिया के एक और बॉर्डर म्यांमार की तरफ। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। यहाँ बर्मीज लोग रहते थे और ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया। हालांकि ये दोनों देश सिर्फ नक्शे पर अलग हुए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर इनकी ज्योग्राफी, इनका कल्चर इतना मिलता जुलता था कि ट्राइबल लोगों ने इस सीमा रेखा को मानने से ही इनकार कर दिया। इधर भारत और बर्मा का बॉर्डर लोगों के घरों और दीवारों के बीच से निकल रहा था, फिर भी अंग्रेज इन्हें जैसे तैसे बांट कर चले गए। गनीमत ये रही कि आजादी के बाद बर्मा या कहें कि म्यांमार भारत का दोस्त बन गया और 10 मार्च 1967 को दोनों देशों ने फिर से बॉर्डर डिमार्क किए। ये बॉर्डर 1643 किलोमीटर लंबा था और इसकी खास बात ये थी कि ये FMR यानी फ्री मूवमेंट रिजीम था, जिसमें दोनों तरफ के लोगों को बॉर्डर के 16 किलोमीटर अंदर तक फ्री ट्रैवल करने की छूट मिली थी, वो भी बिना किसी वीजा के। दोस्तों, म्यांमार का ये बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरता है और इसकी रखवाली असम राइफल्स और इंडियन आर्मी के जवान करते हैं। वहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गार्ड के कंधों पर जिम्मेदारी है बांग्लादेश बॉर्डर की। बांग्लादेश एक नया देश है जो बना था 1971 में। इससे पहले यह था ईस्ट पाकिस्तान, जहां पर बंगाली लोग रहा करते थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार चलती थी वेस्टर्न पाकिस्तान से और ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों ने जब इस बात का विरोध किया तो पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया और अपने ही लोगों का मर्डर शुरू कर दिया। इस वजह से बांग्लादेश से भागकर लोग भारत आने लगे और भारत में रिफ्यूजीज का नंबर बढ़ता चला गया। यही कारण था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश लिबरेशन वॉर छिड़ा, जिसका एक दिलचस्प किस्सा हम आपको सुनाते हैं। दरअसल हुआ ये कि 3 दिसंबर 1971 की दोपहर को जैसे ही जनरल याह्या खान अपनी जीप से एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स जाने के लिए निकले, एक बहुत बड़ा गिद्ध उनकी जीप के सामने आकर बैठ गया। याह्या के बगल में बैठे जनरल हामिद ने धीरे धीरे जीप बढ़ानी शुरू की, लेकिन गिद्ध ने हिलने का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने हॉर्न बजाया, लेकिन गिद्ध ने उतने ही हिकारत से उन्हें घुरा। याह्या ने भी जीप से बाहर आकर अपनी बेंच से उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन गिद्ध टस से मस नहीं हुआ। ये माजरा देखकर पास में काम कर रहा माली दौड़ता हुआ आया और उसने बहुत मुश्किल से अपने फावड़े से गिद्ध को याह्या के रास्ते से हटाया। बाद में उस समय याह्या खान के ADC अरशद समी खान ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 3 प्रेसिडेंट एंड एन एंड में लिखा, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन 3 दिसंबर 1971 की दोपहर का वो नजारा बार बार मेरी आंखों के सामने कौंधता है, जब एक गिद्ध ने जनरल याह्या खान की जीप का रास्ता रोक लिया था। मानो कोई ऊपरी ताकत उन्हें बताने की कोशिश कर रही हो कि युद्ध पर जाने का फैसला सही नहीं है। और ये बात सही भी साबित हुई, क्योंकि पाकिस्तान वाकई जंग हार गया और इसी के साथ ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। भारत और बांग्लादेश ने 1974 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया। ये दोनों देश 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जो इंडिया का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है। ये बॉर्डर असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल से पास होता है। हालांकि ये दूसरे बॉर्डर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है क्योंकि भारत में बांग्लादेशियों की और बांग्लादेश में भारतीय लोगों की बस्तियां थी, जिस वजह से बॉर्डर पर लोगों और सेनाओं दोनों को दिक्कत पेश आती थी। इसीलिए दोनों सरकारों ने इंटरनेशनल बॉर्डर सिंप्लीफाई करने के लिए बस्तियों को एक्सचेंज करने का प्लान बनाया और सबसे पहले जनगणना करवाई। इस जॉइंट सेंसस में पता लगा कि इन बस्तियों में 51,549 लोग रहते हैं, जिनमें 37,334 बांग्लादेशी और 14,215 भारतीय थे। यही कारण था कि दोनों देशों ने इन बस्तियों को एक्सचेंज किया, जिसमें इंडिया को 51 बांग्लादेशी बस्तियां मिली और बांग्लादेश को 111 भारतीय बस्तियां मिली। भारत और बांग्लादेश सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी में भी बॉर्डर शेयर करते हैं। इस मैरीटाइम बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट भी है, जिसे खत्म करने के लिए 1994 में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के 8 राउंड हुए और ये 2009 तक चलती रही, जिसके बाद दोनों देश पहुंचे UNCLOS में, जिसने 7 जुलाई 2014 में अपना फैसला दिया और इस फैसले के तहत न्यू मुरे आइलैंड बांग्लादेश को दे दिया गया। ये आइलैंड 1970 में आए एक साइक्लोन के बाद इमर्ज हुआ था, लेकिन 2010 में ये फिर से समंदर में समा गया। फिर भी कहा जा सकता है कि UNCLOS में बांग्लादेश का पलड़ा भारी रहा। खैर दोस्तों, बांग्लादेश के अलावा इंडिया पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मालदीव से भी अपना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है।
इनमें म्यांमार और भारत के बीच मैरीटाइम बाउंड्री अंडमान निकोबार के नॉर्थ मोस्ट आइलैंड लैंडफॉल और कोको आइलैंड के बीच 43 किलोमीटर की दूरी से गुजरती है। वहीं अगर बात करें इंडिया इंडोनेशिया मैरीटाइम बाउंड्री की, तो ये भारत के आखिरी छोर इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के रोंडो आइलैंड से 163 किलोमीटर दूर है। इस तरह 7 देशों के साथ इंडिया 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें से हर एक की अपनी अलग कहानी है। इन कहानियों को भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि क्या आप ये जानना चाहते हैं कि बर्मा माने कि म्यांमार भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप जो देखना चाहेंगे हम वही बनाएंगे। और हाँ, जाने से पहले आप ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। दोस्तों, आप अपने सजेशन इस मेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी, किसी नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।